एम्बुलेंस सेवाएं शुरू करने जा रही है। लखनऊ में कैबिनेट की बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 11 नवंबर को 300 और एम्बुलेंस खरीदे जाएंगे, जबकि 31 दिसंबर तक 988 और एम्बुलेंस खरीदने की योजना है। आपको बता दें, 14 सितंबर को प्रदेश के मुखिया अखिलेश यादव ने समाजवादी एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की थी और 13 जनपदों को करीब 133 एम्बुलेंस उपलब्ध कराई गई थी और अब इस सेवा के लिए टोल फ्री नंबर 108 का भी शुभारंभ किया गया है। 11 तारीख को जनता को दिवाली का मुख्यमंत्री जी सबसे बड़ा तोहफा देंगे। 300 एम्बुलेंस यहाँ से जारी हो, 988 हमारा कम 1000 एम्बुलेंस जो है जनता को समर्पित कर दी जाएगी। लेकिन इसके अलावा इसी फाइनेंशियल ईयर में लगभग 1000 और एम्बुलेंस जनता को समर्पित की जाएगी। इतनी बड़ी सुविधा आज तक देश में किसी राज्य में किसी जगह इतने कम समय में नहीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। यह फैसला दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सुनाया गया है। लगातार हो रहे हादसों को रोकने और यातायात नियमों का पालन कराने को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि बिना हेलमेट के स्कूलों में बच्चों को प्रवेश नहीं दिया जाए। अगर किसी छात्र या छात्राओं के पास हेलमेट नहीं है तो वो स्कूल में एंट्री नहीं कर सकेंगे। हाई कोर्ट ने जिला अधिकारियों को भी यह निर्देश दिया है। इसका मतलब है कि यदि छात्र या छात्राएं 2 पहिया वाहन से स्कूल जाएंगे और यदि उनके पास हेलमेट नहीं होगा तो उन्हें स्कूल में एंट्री नहीं मिलेगी। फैजाबाद दंगों के मामले में अखिलेश सरकार ने सख्ती दिखाई है। इस मामले में 3 प्रमुख अधिकारियों को हटाया गया है। फैजाबाद में हुए दंगों के सिलसिले में 3 बड़े अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई हुई है। फैजाबाद दंगों के मामले में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जगमोहन यादव, डीएम दीपक अग्रवाल और एसएसपी रमित शर्मा को हटा दिया गया है। अब डीएम दीपक अग्रवाल की जगह नए डीएम अजय शुक्ला कार्यभार संभालेंगे। साथ ही एसएसपी रमेश शर्मा की जगह नए एसएसपी धर्मेंद्र सिंह लेंगे। इसके अलावा 83 बैच के अधिकारी ओपी सिंह को एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के तौर पर तैनात किया जा सकता है। अखिलेश सरकार दंगों के इस मामले में कोई कोताही बरतना नहीं चाहती। यही कारण है कि सरकार ने इस मामले को बेहद संजीदगी से लिया है और अब नए अधिकारियों को जिले की जिम्मेदारी दी गई है। इटावा में लड़की को जबरन उठाने के मामले में कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये मुकदमा 2.5 महीने बाद दर्ज हुआ है। एक लड़की को जबरन दबंग उठा ले जाते हैं। पीड़ित परिवार पुलिस के चक्कर लगाता रहता है, लेकिन जिले की पुलिस एफआईआर दर्ज तक नहीं करती। परिवार थक हार कर अदालत की शरण ले लेता है और तकरीबन 2.5 महीने के बाद अदालत आदेश देती है कि आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। खबर मुख्यमंत्री के गृह जनपद इटावा की है। यहाँ अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, इसका अंदाजा आप इस खबर से लगाइए कि 22 अगस्त को जनपद इटावा के बकेवर थाना क्षेत्र के महेबा कस्बे में रहने वाले विजय कुमार की नाबालिग लड़की सोनम को कुछ दबंग उठा ले गए। दबंगों ने परिवार को धमकी दी थी कि अगर पुलिस के पास गए तो खैर नहीं। परिवार के लोग पुलिस के चक्कर काटते रहे, लेकिन मामला नहीं दर्ज किया गया था। आखिर कोर्ट ने मामला दर्ज करने के आदेश दे दिए। मोटरसाइकिल लगाए थे चलो, पता नहीं कैसे खींची, जब तक आवाज दी कोई सुने नहीं। 4 या 5 पुलिस की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। निरीक्षक एसआई श्री प्रेमचंद राय हैं, उनके द्वारा काफी प्रयास किया जा रहा है। जैसे जहां तक संभव होगा जल्दी ही लड़की बरामद होगी। सोनम अभी भी अपने घर नहीं पहुंची है। अपराधी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। फिर से नितिन गडकरी को बीजेपी ने संजीवनी दे दी है। पार्टी ने साफ कर दिया है कि गडकरी बीजेपी अध्यक्ष बने रहेंगे और उन पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। पार्टी कोर कमेटी की बैठक के बाद बीजेपी प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने मीडिया को इस बात की जानकारी दी। आपको बता दें कि विवेकानंद के आईक्यू लेवल की तुलना दाऊद इब्राहिम से करने के अलावा पूर्ति कंपनी में अनियमितताओं को लेकर पार्टी सांसद राम जेठमलानी ने ही विरोध का स्वर बुलंद कर दिया था और पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को पत्र लिखकर उनके इस्तीफे की मांग की थी। वहीं उनके बेटे और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य महेश जेठमलानी ने गडकरी पर लगे आरोपों के मद्देनजर सोमवार को कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। सारे दस्तावेजों को देखने के बाद उन्होंने प्रेजेंटेशन किया और पार्टी इस प्रेजेंटेशन के बाद इस बात को महसूस करती है उनके खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं वो उचित नहीं है। उनका किसी भी प्रकार से वैधानिक अथवा नैतिक रूप से
उन 18 कंपनियों में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है जिनके इन्वेस्टमेंट की बात सामने में आई है। पार्टी पूरी प्रामाणिकता से श्री गडकरी जी के साथ खड़ी है। फिलहाल गडकरी को क्लीन चिट देकर पार्टी ने विरोधियों के साथ साथ पार्टी के अंदर उठ रहे विरोधी सुर को दबा दिया है। सोनिया गांधी कल रायबरेली आ रही हैं। वो यहाँ रेल कोच कारखाने का लोकार्पण करेंगी, लेकिन उनके दौरे की तैयारियों में बाल मजदूरों को लगाया गया है। सोनिया गांधी 7 नवंबर को रायबरेली पहुंच रही हैं। वहां पर वो 1685 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे रेल कोच कारखाने का लोकार्पण करेंगी। इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों पर है। सभी आला अधिकारी निरीक्षण के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन कारखाना परिसर में काम कर रहे बाल मजदूरों पर किसी की नजर नहीं पड़ रही है। बाल मजदूरी पर सरकार ने चाहे जितना सख्त कानून बनाया हो, लेकिन बाल मजदूरी पर किसी तरह से लगाम लगती नहीं दिख रही है। इनका निरीक्षण कराया जाता। अगर कहीं 2 तरह के बाल श्रमिक होते हैं तो जो खतरनाक प्रक्रिया में है वहाँ तो बिल्कुल प्रतिबंधित है, और गैर खतरनाक में भी कतिपय शर्तों के साथ अलाउड है। वहाँ निरीक्षण करते हैं जो श्रम निरीक्षक हैं, और उसके साथ ही साथ जनपद रायबरेली में बाल श्रमिकों का सर्वेक्षण का कार्य भी जल्दी शुरू कराया जा रहा है। जब इस गंभीर मामले को लेकर रायबरेली में बैठे श्रम विभाग के अधिकारियों से बात की गई तो अब वो केंद्रीय बाल श्रम की जिम्मेदारी बता रहे हैं। गाजियाबाद के मोहन नगर इलाके में सेल टैक्स की टीम ने दिल्ली से टूरिस्ट बसों से की जा रही तस्करी का भंडाफोड़ किया है। सेल्स टैक्स विभाग की टीम ने एक टूरिस्ट बस को मुठभेड़ में पकड़ा तो उसमें सवारियों की जगह करीब 2 ट्रक तस्करी का दिल्ली से लाया जा रहा माल बरामद हुआ। विभाग ने पुलिस की मदद से तस्करी के इस कारोबार में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक इनोवा कार भी बरामद की गई है, जिसमें लाखों रुपए कीमत के चांदी के बर्तन बरामद हुए हैं। दीपावली का त्योहार आते ही बांदा में मिलावट का धंधा जोरों पर है। इस पर लगाम लगाने के लिए बांदा के एसडीएम और सीओ सिटी ने खोवा मंडी में छापा मारा। छापे में प्रशासन ने करीब 1 कुंटल मिलावटी खोवे को बरामद किया। कई दुकानों से खोवा भर के सैंपल के लिए भेज दिया गया। बाद में बरामद किए गए नकली खोवे को नष्ट कर दिया गया। जब प्रशासन ने छापा मारा तो कई दुकानदार मौके से फरार हो गए। मुरादाबाद में खाद्य विभाग ने छापेमारी की। खाद्य विभाग को खबर मिली थी कि त्योहारों के मद्देनजर शहर में मिलावट का धंधा जोरों पर है, जिसके बाद ये छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में नकली मावा बरामद किया गया है। खाद्य विभाग के छापे की खबर मिलते ही मावे को लेकर आ रहे लोग मावा छोड़कर भाग निकले। दिवाली के मौके पर इस मावे से मिठाइयां बनाई जाने वाली थीं। फिलहाल विभाग ने मावे को जांच के लिए लैब में भेज दिया है। गैरसैंण पर सतपाल महाराज का नया खुलासा। कहा, गैरसैंण में विधानसभा बनने के आश्वासन के बाद ही दिया था विजय बहुगुणा को समर्थन। गैरसैंण में विधानसभा सत्र के आयोजन करने के फैसले पर गढ़वाल से कांग्रेसी सांसद सतपाल महाराज ने खुशी जताई है। सतपाल महाराज ने कहा कि ये फैसला पर्वतीय इलाकों में रहने वाली जनता की जीत है। साथ ही उन्होंने कहा कि विजय बहुगुणा को मुख्यमंत्री पद के लिए समर्थन इसी शर्त पर दिया गया था कि विजय बहुगुणा गैरसैंण में विधानसभा सत्र का आयोजन करेंगे। लिहाजा कैबिनेट के इस फैसले से वे बेहद खुश हैं। हाँ, इतना मैंने कहा ठीक है, जब आप बन रहे हो तो आप कमिट करो। मैंने कहा ठीक है, मैं करूँ। सबको फायदा हो गया ना मेरी सेक्रीफाइस का। नतीजी बना पर सबको फायदा हो गया। और क्या ये लिख देना आप इसमें। सच्चाई बता रहा हूँ आज मैं। मैंने उससे कह दिया सबको, जब बहुगुणा के घर में गए मैंने सबसे कह दिया, मैंने कहा गैरसैंण हो गया। उत्तराखंड के गठन में 12 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन इन 12 सालों में सूबे में विकास तो नहीं हुआ, लेकिन सूबे की आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो गई। सूबे का कर्ज हर साल बढ़ता जा रहा है। 12 सालों में प्रदेश का कर्ज लगभग 25,000 करोड़ पहुंच गया है। प्रदेश के बाहरी क्षेत्रों से जो कर्ज मिल रहा है उसका ब्याज इस वर्ष से शुरू हो गया है, लेकिन राज्य की आर्थिक हालत ऐसे नहीं है कि इस ब्याज को चुकाया जाए। वहीं प्रदेश में अब तक सरकारें योजना बजट को ही खर्च कर पाने में सफल नहीं हुई है। दूसरी तरफ सूबे की बहुगुणा सरकार सूबे की इस आर्थिक स्थिति को देखते हुए इस बोझ को कम करने की तैयारियों में जुटी है। तो
उस सिद्धांत पर हम शराब से, आबकारी से अगर आज हमको 600 करोड़ रुपए की आमदनी हो रही है तो 1000 करोड़ रुपए की आमदनी आबकारी से हमको हो सकती है। हमको अपनी खनन नीति को भी में भी तब्दील करना होगा, जिससे कि हमारे प्रदेश की आमदनी बढ़े। तो आमदनी के स्रोत हैं हमारे पास प्रदेश में, जो हमारा उत्पादन है और जो हमारे खपत है उसमें अंतर है। तो इसलिए अगर हमको प्रदेश के रिसोर्सेज बढ़ाने हैं तो हमारे जो प्राकृतिक हमारे संसाधन हैं, उन संसाधनों का हमको दोहन के बजाय उनका उपयोग करना पड़ेगा हमको। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को साफ निर्देश दे दिए हैं कि प्रदेश के आर्थिक संसाधनों को बढ़ाने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं। हरिद्वार में एक मंदिर के पास एक मासूम बच्ची मिली है जो सिर्फ 10 दिन की है। उसके माता पिता का अभी तक पता नहीं चल पाया है। आज समाज को भले ही कितना जागरूक करने की कोशिश की जा रही हो, लेकिन समाज में अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो लड़कियों को बोझ मानते हैं और इससे छुटकारा पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। कुछ ऐसा ही दिखा हरिद्वार के शरवणनाथ नगर के एक मंदिर में, जहां 10 दिन की एक मासूम को कोई छोड़कर चला गया। बाद में उस मासूम को जब पास ही के धर्मशाला के मैनेजर ने रोता देखा तो इसकी जानकारी पुलिस को दी, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत पूरी तरह स्वस्थ है। मासूम को फिलहाल जिला महिला अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है, जिसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, जहां उसके बाद उसकी सपुर्दगी पर कोई फैसला लिया जाएगा। बच्ची जो है सुबह जो है पुलिस द्वारा लाई गई है, लगभग 8-10 दिन की लगभग होगी। पीडियाट्रिशियन ने बताया कि लगभग 8-10 दिन की होगी और पुलिस को ये किसी ने इन्फॉर्म किया है, जिस फैमिली ने इन्फॉर्म किया है वो भी साथ में आई और मंदिर में मिली है। हालांकि धर्मशाला के मैनेजर ने बच्चे को अपनाने की इच्छा जाहिर की है। वहीं डॉक्टरों ने बच्चे की स्वास्थ्य की जांच की और कहा कि बच्चे को ठंड की वजह से हाइपोथर्मिया हो गया है। वाराणसी के मड़ुआड़ी थाना अंतर्गत DLW में एक सरकटी लाश मिलने से सनसनी फैल गई। ऐसे में सूचना तब मिली जब सुबह के टाइम लोग पार्कों में टहलने निकले थे। थोड़ी देर बाद मौके पर पहुंची पुलिस। युवक की शिनाख्त लोहता थाना क्षेत्र के रहने वाले शख्स के रूप में हुई है, जो साड़ी का व्यापार करता था। मृतक शख्स कल रात अपने नौकर के साथ निकला था, जहां शव पाया गया है। उसके आसपास खून फैला था, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि व्यापारी को दौड़ा कर पीटा गया है। वहीं इस घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस की माने तो युवक की हत्या प्रेम प्रसंग के चलते हुई है। फिलहाल पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है। वहीं दूसरी तरफ व्यापारी के साथ निकला हुआ शख्स रात को घूमने, उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अब पुलिस कर रही है उस आदमी से पूछताछ। झांसी में डेंगू के मामले में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हाल ही में 3 मामले सामने आए, जिसमें से 2 को दिल्ली रेफर कर दिया गया। झांसी में डेंगू की दस्तक से झांसी के लोगों में खौफ का आलम है, जिसके बाद स्थानीय नेताओं ने झांसी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी का घेराव किया। झांसी में नगर निगम की उदासीनता के चलते नगर में हर जगह गंदगी नजर आती है, जिसकी वजह से जिले में मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। वहीं झांसी में डेंगू की दस्तक पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी विनोद यादव ने कहा कि अभी कोई केस हमारी जानकारी में नहीं आया, लेकिन डेंगू से निपटने के लिए हम तैयार हैं। तो झांसी की ऐतिहासिक दर्रा में तालाब है, उसकी स्थिति बहुत दयनीय है। चारों तरफ काई, गंदगी, कूड़ा। लगातार नगर पालिका प्रशासन से हम लोगों ने कहा, लेकिन चूंकि नहीं कर पाए, वो किसी कारण से दूसरे आए, तो उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना। पहले से हम लोग पहले से अलर्ट हैं और कल भी हमने सारे आदेश जारी करा दिए हैं। डीओ साहब से कह के फॉगिंग रोस्टर भी तैयार करा दिया गया है और आज सभी वार्डों में सभी माननीय पार्षदों, विधायक, सांसद के पास इसकी रजिस्ट्री कॉपी पहुंच जाएगी। इटावा के भरतना कस्बे में उस समय दहशत फैल गई जब कानपुर के व्यापार कर विभाग के एसआई अमर सिंह पर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि एसआई अमर सिंह को गोली मारी गई है, लेकिन दरोगा के घर वाले गोली लगने की बात को सिरे से नकार रहे हैं। आनन फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।
जहां उनका इलाज चल रहा है। मार्केट के लिए जो निकले थे तो कुछ सामान जो खरीदना था, सब्जी वगैरह, तो रास्ते से निकल रहे